हेलो एवरीवन, मैं पवन गुंबर आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करण गुंबर अबोहर पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसका नाम है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जो मैंने पीछे लिख दिया है। और मैं आपको एक छोटी सी बात इस टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा, और वो ये है कि ये टॉपिक बहुत आसान है। बट इसकी एक छोटी सी दिक्कत स्टूडेंट्स के साथ ये है कि जब भी एग्जाम में बैठ के स्टूडेंट इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो उसको फॉर श्योर थोड़ी सी कंफ्यूजन तो आती है। और कई बार क्या होता है कि कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं हो पाता, और उसकी वजह से जो क्वेश्चन है हम उसके जो आंसर होते हैं एग्जाम टाइम पर, क्योंकि प्रेशर होता है और हम इसका जो आंसर है वो गलत मार्क करके आ जाते हैं। टॉपिक सिंपल है बट येट मैं ये कहूँगा इट इज़ कंफ्यूजिंग। तो मेरी आज ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस टॉपिक के रिलेटेड आपके जो कंसेप्ट हैं उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूं, सो दैट जब भी आप एग्जाम टाइम पर इन टॉपिक में से आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि प्लीज हमारे चैनल करण गुंबर अबोहर को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और इसके नीचे कमेंट करना। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट। सबसे पहले लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर समझना है तो दो चीजें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज फर्स्ट इज हेवनली बॉडी एंड सेकंड इज एटमॉस्फेयर इटसेल्फ, कि एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है। बट एटमॉस्फेयर का मतलब समझने से पहले हमें ये समझ लेना जरूरी है कि हेवनली बॉडीज क्या होती हैं, क्योंकि हेवनली बॉडीज पर ही एटमॉस्फेयर ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। तो मैंने यहाँ पर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ लिखा है। हेवनली बॉडीज में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। प्लूटो जो था वो प्लैनेट सिस्टम से बाहर कर दिया गया था। तो जितने भी मैंने प्लैनेट्स अभी बोले ये सारे हेवनली बॉडीज में ही आते हैं। फर्दर स्टार्स जितने भी हैं, लाइक हमारे सोलर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट स्टार कौन सा है, दैट इज अवर सन, और ये एक नेचुरल स्टार है। तो जितने भी स्टार्स हैं हमारे यूनिवर्स में मल्टीपल सोलर सिस्टम है, और उस सोलर सिस्टम में लाइक सन बहुत सारे स्टार्स प्रेजेंट है। तो जितने भी स्टार्स हैं ये सारे हेवनली बॉडीज के बीच में ही कवर होते हैं। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर मून्स की। यहाँ पर मैंने जो मून्स लिखा है ये मून मत समझना, ये मून्स है, यानी मैंने प्लूरल फॉर्म में लिखा है। जैसे मैं अगर बात करूं हमारी जो अर्थ है उसकी जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून, वैसे ही हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब की नेचुरल सैटेलाइट्स एग्जिस्ट करती हैं। तो वो सारी मून्स कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं। तो जितने भी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो सारी हेवनली बॉडीज में कवर हो जाती हैं। फर्दर मैं बात करूंगा कॉमेट्स की। कॉमेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपने आकाश में देखा होगा कि एक बॉडी है जो बहुत क्विकली मूव करती है, जिसमें हमें एक हेड मिलता है और एक टेल होती है। यानी कॉमेट की एक हेड होती है, एक टेल होती है, और ये काफी तेजी के साथ जो है सोलर सिस्टम में मूव करता है और वेनिश हो जाता है, और इसको भी हम हेवनली बॉडीज की कैटेगरी में ही रखते हैं। फर्दर अगर मैं बात करूं एस्टेरॉइड्स की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सोलर सिस्टम में काफी जो है रॉक्स सन के अराउंड सर्कुलेट कर रही हैं, यानी रेवोल्यूट कर रही हैं। तो वो जितनी रॉक्स हैं वो सारी एस्ट्रॉयड्स की कैटेगरी में ही फॉल करती हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा कि अर्थ के नज़दीक यार एक बहुत बड़ा जो है रॉक है वो स्ट्राइक करेगी, तो वो एस्टेरॉयड की कैटेगरी में ही आती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे, तो उस समय एक एस्टेरॉयड ही था जो हमारी धरती पर स्ट्राइक हुआ था, जिसकी वजह से डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, यानी खत्म ही हो गए धरती से, और बाद में हमारी जो लाइफ है वो एग्जिस्टेंस में आई। वो जो रॉक थी जो अर्थ से टकराई थी वो एस्टेरॉयड ही थी, और सारे एस्टेरॉयड जो हैं ये भी हेवनली बॉडीज ही होते हैं। तो कुल मिलाकर हमारी जो अर्थ है वो भी हेवनली बॉडी है, क्योंकि मैंने ये लिखा है कि प्लैनेट्स जितने भी हैं वो सारे हेवनली बॉडीज में आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एनीथिंग दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ए हेवनली बॉडी। अर्थ तो हेवनली बॉडी है ही है। अर्थ के बाहर जब आप स्पेस में जाओगे, जितनी भी आपको प्लैनेट्स मिल रहे हैं, स्टार्स मिल रहे हैं, मून्स मिल रहे हैं, कॉमेट्स मिल रहे हैं, एस्ट्रॉयड्स मिल रहे हैं, ये सारी हेवनली बॉडीज की कैटेगरी में ही फॉल करते हैं। आई होप कि आपको हेवनली बॉडीज की जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं समझने की तरफ कि एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है। तो यहाँ पर यार मैंने सिंपल वर्ड्स में
एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन लिखी है, कोई मैंने ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लिखी, सिंपल वर्ड्स हैं। ए थिक लेयर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एनी हेवनली बॉडी इज कॉल्ड एज इट्स एटमॉस्फेयर। यानी अगर एटमॉस्फेयर की हम बात करें तो ये जस्ट एक थिक लेयर ऑफ गैसेस है। गैसेस में कोई भी गैस हो सकती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या जो भी नोबल गैसेस है, आर्गन, जेनन, नियॉन, जो भी है, ठीक है। और वाटर वेपर, वाटर वेपर आपको पता है कि पानी के जो वाष्प होते हैं, ठीक है, वो। एंड डस्ट पार्टिकल्स, जो भी एक सरफेस ऑफ हेवनली बॉडी को सराउंड करते हैं, तो वो उसका एटमॉस्फेयर होता है। हाँ, अब आपके मन में ये आएगा कि यार क्या हर हेवनली बॉडी पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है? तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे अगर मैं अर्थ की बात करूं जो एक हेवनली बॉडी है, तो उस पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, जिसमें गैसेस भी हैं, वाटर वेपर्स भी हैं और डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। वो आपने बहुत अच्छे से महसूस किया ही होगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि किसी हेवनली बॉडी पर हो सकता है कि सिर्फ गैसेस प्रेजेंट हो, ना उस पर डस्ट पार्टिकल हो, ना उस पर वाटर वेपर हो। जैसे कि हम कई बार यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस में देखते हैं कि इस प्लेनेट पर यार पानी बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर वाटर वेपर्स नहीं है। तो कुल मिलाकर एटमॉस्फेयर में ये तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं। हो सकता है किसी प्लेनेट पे ये तीनों हो सकता है किसी प्लेनेट पे एक हो सकता है किसी प्लेनेट पर दो हो। तो सिंपल सी बात यह है कि एटमॉस्फेयर इन तीनों चीजों से मिलकर ही बनता है। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो हमारी अर्थ पर भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, गैसेस भी प्रेजेंट है। आपको पता है हम जो है एयर जो इनहेल कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन भी है और बहुत सारी गैसेस और भी हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। वाटर वेपर्स भी हमारी अर्थ पर अवेलेबल हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी अवेलेबल हैं। तो ये सिंपल सी जो है एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन थी कि इट इज जस्ट ए थिक लेयर जो एक हेवनली बॉडी के सरफेस को सराउंड करता है। मान लो ये हमारी अर्थ है, ये मान लो मैंने थोड़ी सी राउंड कम बनाई है, ये है फॉर एग्जांपल। तो ये एक मैंने लेयर जो है अर्थ को सराउंड करते हुए बना दी कि जो हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इस लेयर में ही प्रेजेंट है। तो यानी ये अर्थ का एक एटमॉस्फेयर है। अगर मैं इसके बाहर जाऊंगा तो ये आउटर स्पेस आ जाएगी। आपने देखा होगा कि यार आउटर स्पेस में जाए तो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स आ जाते हैं, हो सकता है वहां पर ये चीजें प्रेजेंट ना हो। तो सिंपल सी बात थी जो आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर तो मैं आपको समझा ही दूंगा, बट यार कुछ कंसेप्ट जो होते हैं ना, हर लेक्चर का एक सिनेरियो होता है कि आपको कुछ कंसेप्ट अंडरस्टैंड करके ही वो टॉपिक समझ आता है। अगर मैं आपको सीधा समझा दूंगा कि यार ये अर्थ है, ये उसकी जो लेयर्स हैं, तो वो तो चलो ठीक है, आप सबको कोई समझा ही देगा। बट मैंने उस तरीके से समझाना है कि आपको प्रैक्टिकल, जब भी आप एग्जाम में बैठे हो, अगर आपको वहां पर कंफ्यूजन भी हो जाती है तो आप प्रैक्टिकल थिंक कर पाओगे यार प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली क्या बनता है। रीजनिंग अगर हम करें तो क्या बनता है यार, इसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। तो उसके हिसाब से फिर हमें समझना होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है ग्रेविटी। अगर मैं ग्रेविटी की बात करूं तो ये एक इनविजिबल फोर्स है जो हमें दिखती नहीं, बट वी कैन फील इट। आपने वो यार एक्सपेरिमेंट सुना होगा एक, कि एक साइंटिस्ट था जो एप्पल ट्री के नीचे सो रहा था, उसके सिर पर आकर गिरा एप्पल, तो उसने फाइंड आउट किया कि यार ये एप्पल नीचे की तरफ ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो आपने कमेंट सेक्शन में मेरे को ये बताना है कि उस साइंटिस्ट का नाम क्या था। तो चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ कंसेप्ट की तरफ। तो ग्रेविटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये सरफेस के नजदीक हर चीज को बाइंड करके रखती है, या सरफेस की तरफ चीज को खींच ही लेती है। और मान लो ये सरफेस है तो वो जो थिंग है यहाँ पर आगे अर्थ के ऊपर, बिल्कुल अगर मैं अर्थ की ग्रेविटी की बात करूं तो अर्थ के सरफेस के ऊपर आगे पड़ी रहेगी। या अगर उसका वेट बहुत कम है तो ये इसको अपने तरफ, ग्रेविटी जो है अर्थ के सरफेस की तरफ इसको बाइंड करके रखेगी। तो सेम गोज विद एटमॉस्फेयर, के एटमॉस्फेयर के जो मैंने अभी बताया था आपको कि कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, गैसेस, एंड सेकंड इज वाटर वेपर्स, ठीक है, वाटर वेपर्स, एंड थर्ड क्या था, डस्ट पार्टिकल्स। तो ग्रेविटी जो है इन तीनों चीजों को अपनी तरफ खींचेगी और अर्थ के जो सरफेस है उसकी तरफ इसको बाइंड करके रखेगी। तो एक्चुअल में क्या है कि ये तीनों चीजें जो हैं अर्थ की ग्रेविटी के कारण, ये अगर मैं मान लेता हूं अर्थ है और ये एक कॉलम है फॉर एग्जांपल यहां तक, तो ग्रेविटी जो है इसको अपनी तरफ बाइंड करके रखेगी। या तो ग्रेविटी उसको बिल्कुल अपनी तरफ खींच लेगी और जो थिंग है वो बिल्कुल सरफेस के ऊपर आकर गिर जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता क्योंकि उसका जो मास है, उसका जो वेट है बहुत कम है कि वो एयर में ही सस्पेंड है, तो वो अर्थ के नजदीक मंडराता रहेगा, यानी कि सस्पेंड होता रहेगा, झूलता रहेगा ऊपर नीचे। तो सेम गोज विद अवर अर्थ एटमॉस्फेयर जिसमें ये तीनों चीजें प्रेजेंट हैं,
और वो जो तीनों प्रेजेंट हैं वो अर्थ के बिल्कुल नजदीक हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अर्थ के नजदीक है, कोई एक हाइट है कि वहां तक ही ये मतलब प्रेजेंट है, उसके ऊपर भी है। लाइक मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब भी आप माउंटेन्स के ऊपर जाते हो तो हमें वहां पर ऑक्सीजन की कमी बहुत फील होती है। तो आपने यार कोई रट्टा नहीं मारना, सिंपल लॉजिक है कि ऑक्सीजन वहां पर क्यों है, यहाँ पर जब हम सरफेस पे खड़े हैं यहाँ तो बहुत अच्छे से आ रही है। तो सिंपल सी बात है कि ग्रेविटी ने जो ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स थे यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स थे उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करके अपनी तरफ बाइंड कर लिया, यानी कि सरफेस पे तो नहीं गिरे, बट सरफेस के जस्ट थोड़ा सा ऊपर तक ही वो सारे सस्पेंडेड हैं यहाँ पर। इसकी वजह से जब आप गए हाइट के ऊपर, यहां पर पहुंच गए, यहां पर भी थोड़े थोड़े ऑक्सीजन के पार्टिकल्स थे, बट जितने आपको यहां इस कॉलम में फील हो रहे थे उतने नहीं थे। इसकी वजह से आपको सांस फूलता है, यानी कि आपको लैक ऑफ ऑक्सीजन फील होता है। और वो किसके कारण हुआ? इसके कारण कि ग्रेविटी यहां पर एक्शन पर आई और उसने जो पार्टिकल्स थे वो अर्थ सरफेस के नजदीक खींच लिए। इसी वजह से जो माउंटेनियर्स होते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं, वरना उनको जरूरत नहीं थी इतना भारी भरकम जो वेट है ऊपर उठाकर लेके जाने की। अब गैसेस का सिनेरियो तो आपने ये समझ लिया कि ग्रेविटी के कारण क्या हुआ। फर्दर आप ये देखते होगे यार, जब भी आप माउंटेन्स की तरफ जाते हो तो आप कहते हो कि यार इतना दूर तक बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना, कि बिल्कुल बहुत अच्छी विजिबिलिटी आती है, आपको डस्ट पार्टिकल्स जो है उतने सस्पेंडेड नहीं दिखते। विजिबिलिटी जो होती है वो कैसे हमारी हिंडर होती है, यानी कि कम होती है। वो इसी के कारण कम होती है कि जब डस्ट पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में सस्पेंड होंगे तो उसके जो पीछे वाली जो हमारी जो आइटम है या कोई भी थिंग है वो हमें उतनी क्लियर नहीं दिखेगी। बट जैसे आप हाइट पे जाओगे तो ग्रेविटी का रोल आएगा। ग्रेविटी जो है डस्ट पार्टिकल्स को, जैसे ऑक्सीजन को उसने एक लेवल तक बाइंड करके रखा, वैसे ही जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको भी एक लिमिटेड हाइट तक वो बाइंड करके रखेगी, जिसकी वजह से जब आप जाओगे हाइट पर तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्लियर क्लियर चीजें दिखेंगी दूर तक, क्योंकि यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो उतने नहीं हैं जितने इस लेयर में ही रह गए। और ये किसके कारण हुआ? ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी ने ये अर्थ सरफेस था सबको नजदीक नजदीक बाउंड रखा, ऊपर ज्यादा नहीं जाने दिया, क्योंकि ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ पुल करती है। तो सिंपल सा लॉजिक है, आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। कमेंट करके बताना कि आपको ये अच्छा लगा या नहीं लगा। तो चलिए फिर चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जिसका नाम था लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। किसका एटमॉस्फेयर? हमारी प्यारी सी अर्थ का। तो यार मैंने यहाँ पर जो लेयर्स हैं उसको डिफरेंशिएट करके लिख दिया है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है अर्थ का। ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको ये ड्राइंग कैसी लगी। तो चलिए समझते हैं कि ये हमारी अर्थ है और ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, जिसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 5 लेयर्स में, यानी 5 पार्ट्स में। क्वेश्चन आता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है कितनी लेयर्स में डिवाइडेड है, तो यू विल आंसर कि 5 लेयर्स है। और ये जो मैंने छोटा सा डायग्राम ऐसे बनाया, तो आपने ये इमेजिन करना है कि ये सर्कुलर कॉलम पूरी अर्थ को ही कवर करता है। तो अब सबसे पहली जो लेयर है हम स्टार्ट करेंगे अर्थ के सरफेस से, और सरफेस से स्टार्ट होकर हम जाएंगे ऊपर की तरफ। तो सबसे पहली जो लेयर है जो सबसे क्लोज टू दी अर्थ सरफेस है, दैट इज ट्रोपोस्फियर। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने नाम लिख दिया है ट्रोपोस्फियर। सेकेंड लेयर कौन सी है जो ट्रोपोस्फियर के ऊपर आएगी? दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। और स्ट्रेटो के ऊपर कौन सी आएगी? मीजोस्फियर। इसको मेसोस्फियर भी कह सकते हो, मीजोस्फियर भी कह सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। फर्दर है आइनोस्फियर जो मीजोस्फियर के ऊपर आएगी। आइनोस्फियर, जिसको हम क्या कह देते हैं? थर्मोस्फियर भी। ये आपने बात याद रखनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर, आइनोस्फियर एंड थर्मोस्फियर मींस वन एंड द सेम थिंग। एंड आइनोस्फियर के बाद क्या आ जाता है? एक्सोस्फियर, यानी आउटर स्पेस, ठीक है। यानी ये 5 लेयर्स हैं जिसमें हमने हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया हुआ है। अब कई बार स्टूडेंट्स को दिक्कत ये आती है कि ये जो लेयर्स हैं नीचे से ऊपर की तरफ याद नहीं रहती, इसको यार कैसे याद किया जाए? कंफ्यूजन हो जाती है कि मीजो ऊपर है या आइनो ऊपर है, या आइनो ऊपर है या मीजो ऊपर है। तो कई बार बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैं आपको एक निमोनिक यानी कि शॉर्टकट बता देता हूँ, कई बार बहुत काम आ जाता है। जैसे हम छोटे होते शूज के लेसिस बांधते थे, जिसको हम तस्मे बोलते थे, तस्मे, या तस्मे बांध ले तेरे तस्मे खुले हैं, है ना। तो मैंने जब मैं स्टडी करता था तो मैं ये कोड ऑलवेज हमेशा याद रखता था, TSMIE, तस्मे दो, तस्मी एक, यानी
तस्मी, अगर तस्मी जो तस्मा है एक होगा तो उसको हम तस्मी बोलेंगे, अगर दो हैं तो तस्मे बोलेंगे। तो टी मीन्स ट्रोपोस्फियर, एस मीन्स स्टेटोस्फियर, एम फॉर मीजोस्फियर, आई मतलब आइनोस्फियर जिसको हम थर्मोस्फियर भी बोलते हैं। इसको आप थोड़ा सा याद रख लेना कि आइनोस्फियर जो है उसको थर्मोस्फियर बोलते हैं, और ये है एक्सोस्फियर। तो ये सिंपल सा निमोनिक मैंने आपको बता दिया है, ये जरूर आप नोट डाउन कर लेना, इसको जरूर याद कर लेना। ये बात मेरी हमेशा याद रखना कि ये कोड जो मैंने आपको बताया ये आपको एग्जाम में इतना वर्थफुल साबित होगा। तो आपको टाइम के साथ ही पता चलेगा, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा और आप ये कोड अपने माइंड में रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थोड़ा बहुत रट्टा जहां जायज है वो चलता है, उतना मारना भी चाहिए। अदरवाइज ऐसे कंसेप्ट तो हम क्लियर कर लेते हैं, बट जो रट्टा मारना होता है उसको जरूर मारना चाहिए, मैं ये कहूंगा। तो कंसेप्ट प्लस रट्टाफिकेशन दोनों साथ साथ चलती है, वो स्टूडेंट कभी भी एग्जाम में फेल नहीं होता। तो चलिए अब अलग अलग से इस लेयर को समझते हैं। अब मैं एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि सीट बेल्ट कर लो अपनी टाइट, क्योंकि अब जो मैं कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, अगर आपने एक बार ये ध्यान से सुन लिए, लिखना मत, कुछ भी नोट डाउन मत करना, सिर्फ सुन लेना। हाँ, अगर बाद में लिखने की जरूरत पड़े तो यार लिख भी लेना, वो कईयों का पैटर्न होता है कि लिख के ही मजा आता है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपको ये कंसेप्ट बिल्ड हो गए ना आपके अच्छे से, एग्जाम में कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए तो आप सारा लॉजिकली ही उसको ऑन द स्पॉट सॉल्व करोगे विदाउट एनी सिंगल कंफ्यूजन। तो चलिए करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द अर्थ जो है ट्रोपोस्फियर, उसको स्टार्ट। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लेयर है जो हमारी अर्थ सरफेस के बिल्कुल साथ अटैच्ड है। यानी ये जो आप कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर देख रहे हो, ये पूरा ट्रोपोस्फियर मैंने नाम दिया है, और ये पूरा इस ऐसे सर्कुलर शेप इधर और इधर पूरा अर्थ को सराउंड करेगा। आपने ये मान के चलना है, मैंने एक छोटा सा पार्ट बना लिया आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इस ट्रोपोस्फियर का क्या है, लॉजिकली अगर बात करें, जो हमारी बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस है वो है ट्रोपोस्फियर। मैंने आपके सामने ये एयर कॉलम बना दिया है जैसे मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर जो है सबसे नियरेस्ट लेयर टू दी अर्थ सरफेस है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर इस लेयर का। फर्दर जितने भी हम फिनोमिनाज देखते हैं कि क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है, क्लाउड की फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, रेनफॉल होगी, और क्या होगा, लाइटनिंग होगी। तो वो सारे आपने याद रखने हैं, क्लाउड की फॉर्मेशन, ठीक है, ये मैंने क्लाउड्स बनाए हैं छोटे छोटे से, ठीक है। और जो रेनफॉल है, जो भी आप रेनफॉल एक्सपीरियंस करते हो, अच्छा अच्छा वेदर आप फील करते हो, ये, और फर्दर लाइटनिंग, ऐसे जेड करके बनाते हैं ना लाइटनिंग, तो लाइटनिंग, रेनफॉल एंड क्लाउड फॉर्मेशन, ये सारे का सारा जो है हमारी ये प्यारी सी ट्रोपोस्फियर के अंदर ही अक्कर हो रहा है। आपने ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा एग्जाम में कि क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल एंड लाइटनिंग किस लेयर ऑफ अर्थ का मेन फीचर है, दैट इज ट्रोपोस्फियर। फर्दर आपको एक बात याद रखनी है कि जितनी भी हमारी गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स हैं, मोस्टली, मैं मोस्टली वर्ड यूज कर रहा हूं, सारे का सारा नहीं कह रहा कि जितना भी अर्थ पर प्रेजेंट है वो सारा इसी लेयर पर है। मैं ये कह रहा हूं कि मोस्टली जो है वो ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है। मैं आपको ये लॉजिकली अभी जो लेक्चर आगे बढ़ेगा उसमें समझाऊंगा कि इसका लॉजिक कैसे बना। तो ये सारे का सारा जो मोस्टली मैंने आपको गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स जो है ये बताया कि ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है। अब गैसेस में आपको पता है कि ऑक्सीजन तो है ही जिसके कारण आप सांस ले पा रहे हो, नाइट्रोजन भी है, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और मीथेन भी है, CH4, और हमारी नोबल गैसेस वो भी इसी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है इस लेयर का, वो ये है कि हमारा जो सन है, यहां से जब हमारी रेज धरती पर स्ट्राइक होंगी, मैं डायग्राम के बीच में ही बना रहा हूं, आप ध्यान से देखना, ये धरती थी, धरती पर स्ट्राइक हुई, अब स्ट्राइक होकर आधी तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, ठीक है जी, और आधी जो है हमारी अर्थ इसको सोख लेगी। यानी आप देखते हो कि जो हमारी धरती है वो गर्म हो जाती है, क्योंकि जब सन रेज अर्थ पर फॉल करती हैं आधी रिफ्लेक्ट बैक होंगी, आधी जो है इसको सोख लेगी, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारी इस ट्रोपोस्फियर में मोस्टली जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो मीथेन है, बाकी गैसेस तो है, मैं इन दोनों गैसेस की बात कर रहा हूं, ये भी यहीं पर कंसंट्रेटेड है। अब होगा क्या, जैसे रात होगी, जो हमारी अर्थ ने सारी जो हीट सोक की थी, अब जो सन की रेज है ना, इसके दो पार्ट्स है, एक तो लाइट है और एक हीट है।
सन की रेज के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, लाइट एंड हीट। हमें सन से क्या मिलता है? लाइट एंड हीट। तो रात के टाइम पर जो भी हीट अर्थ ने ऑब्जॉर्ब की होगी, सोक की होगी, ये रिलीज बैक करेगी। हम पढ़ते ही तो हैं कि दिन में धरती जो है सारी रेज को सोखती है, यानी कि जो हीट कंपोनेंट है रेज का वो सोखती है और रात को वापस रिलीज कर देती है जैसे सन सेट हो जाता है। ठीक है, तो होगा क्या कि बहुत अच्छी बात है, सोख की और बाद में उसको रात को छोड़ने का टाइम आ गया हीट को। पर अब यहां पर लॉजिक क्या आएगा कि हमारे यहां पर क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। और यहां पर क्या प्रेजेंट है? मीथेन गैस। ये दोनों गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है कि ऐसी गैसेस जो अपने अंदर हीट को ट्रैप कर लेती हैं और बाहर नहीं जाने देती। अब मैंने आपको ग्रेविटी का जो मतलब समझाया था, जिसकी वजह से ये सारी गैसेस ट्रोपोस्फियर में ही मेजोरली कंसंट्रेटेड रहती हैं, उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो मीथेन है, ये उस रिलीज की हुई अर्थ से हीट को अंदर अपने ट्रैप कर लेंगी। यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन उस हीट को जो रात को निकलेगी अर्थ सरफेस को ट्रैप कर लेगी, उसको बाहर की तरफ नहीं जाने देगी। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी ट्रोपोस्फियर में एक टेम्परेचर बना ही रहेगा, यानी इस लेयर में हमें हीट जो है वो फील होती है। और उसका कारण ये है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड थी और मीथेन थी, जिन्होंने उस हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लिया। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स, ये भी ग्रीन हाउस गैस की तरह ही एक्ट करते हैं, यानी ये भी हीट को ट्रैप करने की फुल क्षमता रखते हैं। तो यानी ये तीनों जो नोटोरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ट्रोपोस्फियर में, ये उस हीट को बहुत सोख करके रखेंगे और बाहर की तरफ नहीं रिलीज होने देंगे, जहां से हमारे इस ट्रोपोस्फियर में एक टेम्परेचर मेंटेन्ड रहता है। बट यहां पर एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है कि जैसे जैसे अब आपके मन में सिंपल सी बात आ रही होगी कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और वाटर वेपर्स का एक लेवल बढ़ा दूं, वाटर वेपर्स को आप साइड पे रखो, कोई बात नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की अगर मैं कंसंट्रेशन ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा, तो होगा क्या कि जो बाय चांस हीट ये सोख नहीं कर पा रहे होंगे और एटमॉस्फेयर में वो रात के टाइम रिलीज हो जाती होगी। क्योंकि जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज हैं ये 100% एज इट इज नहीं होते, कुछ ये एग्जीक्यूट नहीं भी हो पाते। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी हीट ही कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ने सोख कर ली, हो सकता है आधी बार निकल भी जाती हो, जो निकलती भी है। बट जैसे जैसे हम इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो ट्रोपोस्फियर में हमें गर्मी जो है बढ़ती दिखेगी, क्योंकि ये दोनों ग्रीन हाउस गैसेज हैं। और यही तो चल रहा है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, इसका जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, जो हीट अप होता जा रहा है, दुनिया भर में इतनी चिंता का विषय बना हुआ है। जो आप सुनते हो कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? इतने साल पहले तक तो नहीं हो रहे थे। इसका कारण ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जिसकी वजह से हमने फॉसिल फ्यूल को बर्न किया, जिसकी वजह से ये दोनों पार्ट्स बहुत हाई क्वांटिटी में हमने रिलीज किए एटमॉस्फेयर में, जिसको अर्थ की ग्रेविटी ने अपने पास पास रखा ट्रोपोस्फियर में। और इन्होंने अपना जो रंग रूप है अभी दिखाना स्टार्ट किया कि हम तो अब हीट को बाहर जो है जाने ही नहीं देंगे, जो पहले बार जा रही थी। और अब जब हीट बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, ग्लेशियर्स जो हैं, आइस कैप्स हैं, वो मेल्ट होंगे ही, क्योंकि आप धरती को ज्यादा हीट अप कर रहे हो, क्योंकि जो ट्रैप हो चुकी है ग्रीन हाउस गैसेस और उसमें जो हीट है वही तो इसको मेल्ट करेगी। तो सिंपल सी लॉजिकली बात ये है, अगर ये बढ़ेंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ेगा, अगर ये कम होंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कम होगा। तो सिंपल सी बात थी कि हमारी जो एक यहाँ पर इक्विटेबल यानी रहने लायक टेम्परेचर बना रहता है, वो इन दोनों गैसेस की वजह से ही है। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि हमें इन गैसेस को एक लिमिटेड अमाउंट में ही रखना है एटमॉस्फेयर में, ताकि इतनी भी जो ये हीट है ट्रैप ना कर लें कि हमारा रहना और हमारी पृथ्वी को ही नुकसान होने लग जाए। तो सेकंड, आप मैंने ये आपको फीचर बता दिया कि हमारी जो ट्रोपोस्फियर है, यहाँ पर रेज जो आई वापस रिफ्लेक्ट बैक हुई, और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ने क्या रोल प्ले किया कि ट्रोपोस्फियर में एक इक्विटेबल हीट मेंटेन रखी, जिसकी वजह से जितनी भी बायोलॉजिकल लाइफ है उसको बहुत हेल्प हुई नर्चर होने में। और मैंने उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी आपको बता दिए कि अगर हम इन दोनों को इंक्रीज करेंगे तो नेगेटिव इंपैक्ट भी क्या होंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं ट्रोपोस्फियर के नेक्स्ट फीचर की तरफ। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इस ट्रोपोस्फियर का जो कॉलम है कितनी हाइट तक एक्सटेंड होता है अर्थ सरफेस से। तो आपको एक बात ये याद रखनी है कि अर्थ सरफेस से इसकी हाइट 10 to 12 किलोमीटर है।
10 to 12 किलोमीटर, यानी 10 से 12 किलोमीटर। अब यार ज्योग्राफी में ना जब भी हम ये क्लाइमेट्स पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, तो 100% डिमार्केशन नाम की कोई चीज नहीं होती। यानी मैंने अगर यहाँ पर लाइन लगा दी ना कि हाँ जी 10 से 12, हो सकता है यार 2-3 किलोमीटर ऊपर चला जाए, हो सकता है 2-3 किलोमीटर नीचे आ जाए। तो 100% कोई बाउंड्री नहीं डिमार्केट की हुई मैंने ऊपर जाकर, यानी साइंटिस्ट ने ऊपर जाकर कि हाँ यार बस ये लाइन है और यहाँ तक ही ट्रोपोस्फियर, ऐसा नहीं है। 100% ये जो सब्जेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपने ये भी थोड़ा सा डिस्काउंट लेकर चलना है कि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है। अब 10 to 12 किलोमीटर तो इसकी हाइट है। अब मैंने क्या बताया, जो हमने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था कि जो ग्रेविटी है वो अपनी तरफ चीजों को बाइंड करके रखती है, यानी अर्थ सरफेस के नजदीक उसकी कोशिश रहेगी कि मैं हर गैस को, हर वाटर वेपर को, हर डस्ट पार्टिकल को बिल्कुल नजदीक बाइंड करके रखूं, या बिल्कुल अपने ऊपर ऐसे रखवा ही लूं। तो चलो ये गैसेस जो है, वाटर वेपर्स हैं और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये बहुत कई बार इतना इनका कम मास होता है कि ये सस्पेंड रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो ग्रेविटी के कारण ट्रोपोस्फियर में एक खेल क्या हो रहा है। अब जो भी माउंटेन्स है, फॉर एग्जांपल ये माउंटेन है, ठीक है, ये एक माउंटेन, इसकी ऊपर वाली चोटी है, ठीक है। अब क्या होगा कि ग्रेविटी का जब पुल एक्शन में आएगा, तो गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स इस ट्रोपोस्फियर में भी एक अलग अलग लेवल से कंसंट्रेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तो आपको ये फील आएगा कि यार ये है तो पूरा ट्रोपोस्फियर यहां से लेके यहां तक, बट ये जो लेयर है यहां तक मेजोरिटी है गैसेस की, वाटर वेपर की, डस्ट पार्टिकल्स की। यहां भी है, बट यहां पर हमें थोड़ा सा लैग दिख रहा है यार, ठीक है। और ये हुआ इस ग्रेविटेशनल पुल के कारण। तो ट्रोपोस्फियर में हमें ये फिनोमिना होता बिल्कुल दिखता है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताया था, एक एग्जांपल दी थी कि जब भी आप माउंटेन्स पर जाओगे। अब मैं अगर बात करूं माउंट एवरेस्ट की, तो उसकी जो हाइट है 8.8 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस, उसकी हाइट है। और मैंने आपको ट्रोपोस्फियर की हाइट बताई 10 से 12 किलोमीटर। तो यानी माउंट एवरेस्ट जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, वो इस ट्रोपोस्फियर में यानी पूरा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आ गया, ठीक है। तो आप ये सुनते होंगे कि जब भी कोई माउंट एवरेस्ट पर जाता है तो आप वहां पर उनको जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेकर जाने पड़ते हैं। तो वही बात यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्रेविटी की वजह से ट्रोपोस्फियर में एक ऐसी लेयर बन जाती है, मतलब फर्दर सब लेयर बन जाती है, जिसके नीचे नीचे तक आपको ऑक्सीजन, बाकी सारे जो पार्टिकल्स हैं, जो भी कंपोनेंट्स है एटमॉस्फेयर के, उनका लेवल बहुत अच्छा मिलेगा। बट उस ट्रोपोस्फियर की जो सब लेयर से आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको ये फील आएगा, लाइक जैसे मैंने माउंटेन्स पर बताया आपको कि ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स की कमी आ जाती है। तो यहां पर फिर क्या होगा, जब भी गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स की अगर कमी आएगी, तो उससे क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, क्या एटमॉस्फेयर का प्रेशर एंड सेकेंडली क्या, टेम्परेचर, ये डिक्रीज होगा। टेम्परेचर कैसे डिक्रीज होगा, मैंने अभी आपको समझाया कि अगर मेजोरिटी गैसेस की यहां पर प्रेजेंट हो गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जो ग्रीन हाउस गैसेस थी, और वाटर वेपर, ये नीचे नीचे तक कंसंट्रेटेड रह जाएंगे, यहाँ इस साइड तक, यहाँ तक बहुत कम मिलेंगे। अगर कम मिलेंगे तो ऑब्वियस ही बात है फिर ये हीट बहुत कम ट्रैप करेंगे, और वहां पर टेम्परेचर फिर डिप होगा, यानी कम होगा। टेम्परेचर नीचे से ऊपर तो डिक्रीज होगा, मैंने आपको बता दिया। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि नीचे से ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज, तो आंसर इज डिक्रीज। अब आप कहोगे कि प्रेशर कैसे कम हो गया, तो आपने ये भी एक एग्जांपल जरूर सुनी होगी कि जब भी हम माउंटेन्स की हाइट पर चले जाते हैं, तो वहां पर हमारी नाक में से ब्लड आने लग जाता है, जिसको हम नक्सीर बोलते हैं। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो हमारा ब्लड प्रेशर है, आपस में एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इफेक्ट है वो न्यूट्रल आता है। और जैसे हम पहाड़ों पर जाएंगे, क्योंकि इन सभी जो एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स हैं, जो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, और इस लेयर में वो कंपोनेंट जब कम होंगे, तो ऑब्वियस है कि जो एटमॉस्फेरिक जो लेयर है वहां पर जो कंपोनेंट्स हैं वो कम है, तो क्या होगा, वो थिन हो जाएगी, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम अजर्ट होगा हमारी बॉडी पर। अब क्या होगा, ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल सेम है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है डिक्रीज हो रखा है। तो जो हमारा ब्लड है इसी वजह से बॉडी से बाहर की तरफ बाउंस बैक करता है, क्योंकि बाहर प्रेशर कम हो रखा है। इसी वजह से जो ब्लड है हमारे नाक से आना स्टार्ट हो जाता है। और यही बड़ी एग्जांपल है कि जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फियर में हाइट पर जाएंगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल डिक्रीज। तो
टेम्परेचर हाइट के साथ क्या होगा ट्रोपोस्फियर में? डिक्रीज। क्या होगा? डिक्रीज, यानी ठंड बढ़ेगी। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। आई होप कि आपको बिल्कुल लॉजिकली ये बात समझ में आ गई होगी। ये मैंने अर्थ का डायग्राम बना दिया है बिल्कुल वैसे ही, और ये हमने बनाई है अपनी प्यारी सी ट्रोपोस्फियर, जो कि फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जो ट्रोपोस्फियर है, इसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है, वहां पर एक लेयर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोपोज, जो कि ट्रोपोस्फियर का ही पार्ट है। अब बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स हैं वो किस लेयर में फ्लाई करते हैं। तो मैं आपकी कंसेप्ट के लिए बता दूं कि आपने आंसर हमेशा ये करना है कि ये ट्रोपोस्फियर में ही फ्लाई करते हैं। बट अगर कोई प्रिसाइजली पूछ ले कि ट्रोपोस्फियर या ट्रोपोपोज, तो आपको ये आंसर करना है कि ट्रोपोपोज, अदरवाइज आपको ट्रोपोस्फियर ही करना है। अब बात ये है कि जो भी क्लाउड्स मैंने आपको बताया कि ट्रोपोस्फियर में फॉर्म होते हैं, वो एक उस लेवल तक फॉर्म होते हैं कि ट्रोपो जो पॉज है वहां तक वो रीच नहीं कर पाते, यानी कि जो क्लाउड है वो ट्रोपोस्फियर के थोड़ा थोड़ा नीचे ही रह जाते हैं। और ट्रोपोस्फियर का जो ट्रोपोपोज वाला रीजन है ये बिल्कुल क्लाउड लेस रीजन होता है। यानी यहाँ पर ट्रोपोस्फियर में जो मैंने आपको डिस्टर्बेंसेस बताई थी, रेनफॉल, लाइटनिंग, क्लाउड फॉर्मेशन, स्टॉर्म्स जो भी होते हैं, थंडरस्टॉर्म, सारे वो ट्रोपोस्फियर की लोअर रीचेस तक ही रहते हैं, ट्रोपोपोज तक वो नहीं पहुंच पाते। तो इसके कारण क्या हुआ कि ये जो ट्रोपोपोज वाला रीजन मैं यहाँ पर ये डिमार्केट कर रहा हूँ, यहाँ पर उतनी टर्बुलेंसेस फील नहीं होती, यानी कि क्लाइमेट के रिगार्डिंग, वेदर के रिगार्डिंग उतने फिनोमिनाज यहाँ पर अकर नहीं होते, जिसकी वजह से ये लेयर जो है ये कंप्लीटली शांत होती है। अब शांत होती है तो ऑब्वियस ही बात है, जिस एयरक्राफ्ट जो है उनके लिए ये बात फायदेमंद है, यानी कि उनको एक क्लीन एटमॉस्फेयर चाहिए होता है जहां पर उनको उड़ने में कोई दिक्कत ना आए। तो जब भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स अपनी फ्लाइट पकड़ते हैं तो वो ऑलवेज ट्रोपोपोज में ही उड़ते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ये जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स हैं ये कौन सी लेयर में उड़ते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए ट्रोपोस्फियर। अगर प्रिसाइजली पूछ ले तो आपका आंसर होना चाहिए ट्रोपोपोज। तो ये था सारा कंसेप्ट रिगार्डिंग ट्रोपोस्फियर। मेरे को लगता है कि अब इसके बाद एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा ट्रोपोस्फियर के रिगार्डिंग तो आपका कभी वो गलत नहीं होगा। अब जल्दी से चलते हैं अपनी सेकंड लेयर की तरफ जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। मैंने फिर से एक डायग्राम बना दिया है जो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये है अर्थ, ये हमने बनाई थी ट्रोपोस्फियर। ये आप देख सकते हो, ये जो पट्टी है ये है ट्रोपोपॉज, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक हमारी एक्सटेंड हो रही है स्ट्रेटोस्फियर, जो है सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि ये ट्रोपोपॉज जो है, जो ये वाला रीजन है, ये डिफरेंशिएट कर रहा है ट्रोपोस्फियर को स्ट्रेटोस्फियर से। यानी ट्रोपोपॉज जो थी मैंने आपको जैसे बताया, ये ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को आपस से बांटती है। अब स्ट्रेटोस्फियर के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम अच्छे से समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। अब आपको हमेशा याद रखना है, जो हम छोटे होते से एक लेयर पढ़ते आ रहे हैं, ओजोन लेयर, जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन है O3। तो ये जो ओजोन लेयर है ये स्ट्रेटोस्फियर के बीच में प्रेजेंट है, यानी ओजोन लेयर लाइज इन स्ट्रेटोस्फियर, और स्ट्रेटोस्फियर की लोअर रीचेस में है। जैसा कि आप देख सकते हो ये मैंने ओजोन लेयर बनाई है। अब जल्दी से इस ओजोन लेयर का भी फंक्शन समझ लेते हैं। जो भी हमारे सन से रेज आती हैं, यानी यहां से आते हुए वो धरती की तरफ जाएंगी, ठीक है। धरती तक जाने से पहले उनको मिलेगी यहां पर स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है, और वो है जो सन रेज का यूवी रेज कंपोनेंट है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी यूवी रेज को ये फिल्टर आउट करके बाकी रेज को नीचे जाने देती है। और यूवी रेज जो है ये ह्यूमन लाइफ के अंदर एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रखती है। तो जो बहुत डेंजरस यूवी रेडिएशंस हैं ये ओजोन लेयर सोक कर लेती है, और नीचे अर्थ सरफेस पे जो प्रेजेंट बायोलॉजिकल लाइफ है उसको बहुत आसानी से बचा देती है। अगर ये ओजोन लेयर ना होती, यूवी रे सीधा अर्थ सरफेस तक रीच करती, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ एंड अदर बायोलॉजिकल लाइफ पर बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते। अब जैसा कि हमने बात किया था कि ट्रोपोपॉज में हमारे जो कमर्शियल जेट्स हैं वो फ्लाई करते हैं।
अगर बात आए मिलिट्री जेट्स की, तो आपको हमेशा याद रखना है वो स्ट्रेटोस्फियर की लोअर रीचेस में फ्लाई करते हैं, वो ट्रोपोस्फियर में जो है फ्लाई नहीं करते, ओजोन से नीचे और ट्रोपोपॉज से ऊपर यानी ट्रोपोस्फियर से ऊपर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स जिनको हम क्या बोल देते हैं, सुपरसोनिक जेट्स, यानी जो साउंड की स्पीड से ज्यादा तेज फ्लाई कर सकते हैं, वो सारे स्ट्रेटोस्फियर के लोअर रीचेस में ही फ्लाई करते हैं। अब स्ट्रेटोस्फियर में हमने ये देखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रेटोस्फियर के रिगार्डिंग। जैसे हमने ये देखा था ट्रोपोस्फियर में, जैसे हम नीचे से ऊपर तक जाते थे तो टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता था, डिक्रीज। आपको लॉजिकली मैंने समझा दिया था, ठीक है। बट जैसे हम स्ट्रेटोस्फियर की बात करेंगे, अब होता यह है कि जब सन रेज ओजोन लेयर को पास कर रही होती हैं, तो जो O3 है यानी ओजोन लेयर है, ये यूवी रेज को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब। यानी ये भी एक ग्रीन हाउस गैस ही है, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन के बारे में और वाटर वेपर्स के बारे में पढ़ा था। तो ओजोन जो लेयर है O3 यानी जो है, ये यूवी रेज को जैसे ऑब्जॉर्ब करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है हीट कंपोनेंट क्या होगा, इस लेयर में इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, स्ट्रेटोस्फियर में नीचे से ऊपर तक जाएंगे, तो जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, इंक्रीज। लॉजिकली आपको समझ आया क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहां पर जो O3 थी यानी ओजोन लेयर थी, उसने जो यूवी रेज को एब्जॉर्ब किया, जिसकी वजह से हीट जो थी O3 ने ट्रैप कर ली अपने अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा ही। तो ट्रोपोस्फियर में आपने याद रखना है नीचे से ऊपर टेम्परेचर होगा डिक्रीज, लॉजिकली आपको समझ आ गया। और स्ट्रेटोस्फियर में इसके उलट नीचे से ऊपर जाते जाते क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज। अब बात आएगी हाइट की कि ये किस हाइट तक प्रेजेंट है। जैसा कि ट्रोपोस्फियर अगर हम बात करें, सी लेवल से 10 टू 12 किलोमीटर लाई कर रही थी हाइट तक। तो अगर हम स्ट्रेटोस्फियर की बात करें, तो अगर मैं 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर मान लेता हूं, तो 12 किलोमीटर से लेके फर्दर ऊपर 50 किलोमीटर तक इसकी जो हाइट है वो रहेगी, यानी 50 किलोमीटर तक ये जो स्ट्रेटोस्फियर है ये लाई करती है। 10 से 12 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल क्या लाई करेगी, हमारी ट्रोपोस्फियर। एंड उस 12 किलोमीटर से फर्दर 50 किलोमीटर अगर मैं बात करूं, तो लाई करेगी हमारी स्ट्रेटोस्फियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्ट्रेटोस्फियर के रिगार्डिंग जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ओजोन किस लेयर में फ्लाई करती है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट किस लेयर में फ्लाई करते हैं, फर्दर अगर स्ट्रेटोस्फियर में हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। यूवी रेज कौन सी लेयर जो है एब्जॉर्ब करती है, दैट इज ओजोन लेयर। एंड फर्दर आपको इसकी हाइट पूछ लेंगे कि ये किस हाइट तक एक्सटेंड होती है, तो हम ये बात कहेंगे 12 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस तक ये रीच करती है। तो ये था स्ट्रेटोस्फियर के रिगार्डिंग सारा कंसेप्ट जो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, नीचे से ऊपर जो आती है, जिसका नाम है मीजोस्फियर। आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया है, ये अर्थ है, ये फर्स्ट लेयर थी ट्रोपोस्फियर, ये सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फियर। जैसे हमने ट्रोपोस्फियर का जो अपर पार्ट था जिसको हमने ट्रोपोपॉज नाम दिया था, वैसे ही स्ट्रेटोस्फियर का जो अपर पार्ट है उसको हम नाम देंगे क्या, स्ट्रेटोपोज। तो आपने ये याद रखना है कि स्फीयर के साथ पोज तो ऑलवेज हर लेयर में आना ही आना है। ट्रोपोस्फियर का ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोस्फियर का स्ट्रेटोपोज और मीजोस्फियर का मीजोपोज भी आएगा, जो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। दो लेयर मीजोस्फियर के नीचे प्रेजेंट है, दो लेयर मीजोस्फियर के ऊपर प्रेजेंट है, जिनका नाम है आइनोस्फियर, जिसको हम थर्मोस्फियर भी बोल देते हैं, और एक एक्सोस्फियर। तो सिंपल सी बात है, मीजोस्फियर क्या हुई फिर, ये सेंटर मोस्ट लेयर हुई ऑफ ऑल द एयर्स, यानी ये तीसरे नंबर पे प्रेजेंट है, फोर्थ फिफ्थ दो लेयर्स ऊपर प्रेजेंट है, फर्स्ट सेकंड दो लेयर नीचे प्रेजेंट है। तो दिस लाई एट द सेंटर। तो ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है। फर्दर जैसे हमने ये बात की थी कि ट्रोपोस्फियर में हम नीचे से ऊपर आएंगे, टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज। स्ट्रेटोस्फियर में हमने क्या पढ़ा, नीचे से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज। वैसे ही जब मीजोस्फियर में हम नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी नीचे से ऊपर जाएंगे, तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज, यानी ठंड बढ़ेगी। तो ऑलवेज आपने ये याद रखना है कि जो मीजोस्फियर है ये कोल्डेस्ट लेयर मानी जाती है अमंग ऑल दी 5 लेयर, यानी मीजोस्फियर सबसे ठंडी लेयर है। फर्दर अगर हम बात करें कि ये किस हाइट तक एक्सटेंड होती है, तो मैंने जैसे आपको बताया था 10 से 12 किलोमीटर तक सी लेवल से ट्रोपोस्फियर थी, 12 से 50 तक स्ट्रेटोस्फियर लाई करती है। अब 50 से लेके 80 किलोमीटर की हाइट तक, यानी 30 किलोमीटर की इसकी जो ब्रेड्थ है हमारी मेजोस्फियर की, यानी 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक ये ऑलमोस्ट एक्सटेंड करती है। फर्दर
इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता दूं, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जो है कि मीटियोराइट्स, मीटियोराइड एंड मीटियोर्स मेसोस्फीयर के साथ कैसे लिंक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो मीटियोराइड है, जैसे हमने एस्ट्रॉइड के बारे में पढ़ा था जो बहुत बड़ी रॉक होती है, वैसे ही मीटियोराइड थोड़ी सी छोटी रॉक होती है जो सन के अराउंड रेवोल्यूट कर रही होती है। अब क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, कई बार मीटियोराइड अपनी वो जो रेवोल्यूशन वाली जो उसकी लाइन होती है उसको छोड़कर अर्थ की ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में अर्थ की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। तो जब तक वो आ रहा होता है उसको हम बोलते हैं मीटियोराइड। अब एक्सोस्फीयर क्रॉस करते हुए फिर आइनोस्फीयर क्रॉस करते हुए, यानी ऊपर से जब नीचे की तरफ आएगा तो फिर जब उसके रास्ते में आएगी मीजोस्फीयर, तो यहाँ पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एक फ्रिक्शन मिलती है मीटियोरॉइड को, यानी बाहर से स्मॉल रॉक आ रही है, जैसे ही उसको गैसियस पार्टिकल की लेयर मिली तो फ्रिक्शन लेस एरिया से जब वो फ्रिक्शन वाले एरिया में आएगी तो एक, जैसे कहते हैं ना, एक घसीट हो जाती है, घसीट यानी रगड़, रगड़ जब उसे पड़ती है तो कई बार क्या होता है कि उसका साइज जब छोटा होता है तो वो उस फ्रिक्शन की वजह से ऑलमोस्ट बर्न हो जाते हैं, यानी जल जाते हैं। तो वो फिर हमें क्या दिखते हैं, शूटिंग स्टार की तरफ। हम बोलते हैं ना कि यार हमने टूटा हुआ तारा देखा कि एक आसमान में एक बिल्कुल लाइन वाली, एक लाइन की शेप में एक लाइट बन जाती है, तो एक्चुअल में क्या था, वो मीटेरॉइड था जो मीजोस्फीयर में आके बर्न हुआ ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। और वो जो मीटेरॉइड था उसको हम बोलते हैं मिटियोर, जो शूटिंग स्टार में कन्वर्ट होके जलेगा, यानी जो रॉक जल जाएगी उसको बोलेंगे मिटियोर। और अगर वो बाय चांस मीजोस्फीयर को क्रॉस कर गई, यानी वो कंप्लीटली बर्न अप नहीं हुई और अर्थ सरफेस पे स्ट्राइक कर गई, तो उसको हम बोलते हैं मीटियोराइट्स। यानी जो मीटियोरॉइड है इसकी दो टाइप्स हैं, मिटियोर्स एंड मिटियोराइट्स। यानी मिटियोराइट्स एंड मिटियोर्स ये मिटियोराइड ही थे, बट मिटियोर्स जो थे वो जल गए थे ड्यू टू फ्रिक्शन, वो धरती के सरफेस तक नहीं रीच कर पाए थे। और जो रीच कर गए उनको फिर हम डिफरेंशिएट करने के लिए उनका एक अलग नाम रखते हैं जिसको हम बोलते हैं मीटियोराइट्स। तो ये था सिंपल कंसेप्ट मीजोस्फीयर के रिगार्डिंग, और ये थे जो मैंने अभी आपको बताई, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो मीटियोर एंड मीटियोराइट्स ये कभी मत भूलना कि इनका मतलब क्या है, मीटियोराइड क्या था, इसका मतलब क्या है, इनकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो भी मैंने भी आपको बता दी कि जो जल गए उनको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार और बोलते हैं मीटियोर, जो रीच कर गए धरती पर उनको बोलते हैं मीटियोराइट्स। कई बार हम यूट्यूब पे देखते हैं कि पत्थर मिले हैं जो बाहर आउटर स्पेस से गिरे हैं, तो वो मीटियोराइट्स ही होते हैं, यानी वो मीजोस्फीयर में पास ऑन कर गए और वो जले नहीं। तो ये था सिंपल इसके बारे में कंसेप्ट। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ मोस्ट लेयर की, जिसका नाम है थर्मोस्फियर, और जिसको हम आइनोस्फियर भी बोल देते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि दोनों सेम ही नाम है, यानी दोनों सेम ही लेयर को डिमार्केट करते हैं, आइनोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। अब आइनोस्फियर से ये एक फील आ रही है कि यहाँ पर आयंस प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होने के कारण ही इसका नाम आइनोस्फियर पड़ा। अब आयंस कैसे क्रिएट हुए, अब यहाँ पर बाय चांस जो वार्म एयर धरती से लिफ्ट होके ऊपर की तरफ जाती है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ गई, तो उसके साथ कई बार क्या होता है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रेवल करके इस आइनोस्फियर तक रीच कर जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या हुआ कि जब गैसियस मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रीच कर गए, क्योंकि गर्म हवा नीचे से ऊपर उठी थी, और इधर से जो सूर्य देव है यानी जो सन है, यहाँ से निकली हुई रेज जब धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर होती हैं और यहाँ पर आइनोस्फियर में, या जिसको हम बोल देते हैं थर्मोस्फियर, यहाँ पर प्रेजेंट थे वो गैसियस मॉलिक्यूल, और यहाँ से जो रेज आई उन्होंने उन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल आयंस में, जो पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर रखते हैं, जो हम पढ़ते हैं पॉजिटिव आयंस को क्या बोलते हैं और नेगेटिव आयंस को क्या बोलते हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ पर आयंस वो क्रिएट हो गए, और क्रिएट कैसे हुए वो मैंने आपको बता दिया। अब जब यहाँ पर आयंस क्रिएट हो गए हैं, इसकी वजह से क्या हुआ, अब उन मॉलिक्यूल्स ने हीट को एब्जॉर्ब ही तो किया था, जिसकी वजह से आयंस, जो वो मॉलिक्यूल था वो आयंस में कन्वर्ट हुआ। तो इस लेयर में एक इंपॉर्टेंट फीचर आपने ये याद रखना है कि नीचे से ऊपर जब हम जाएंगे तो टेम्परेचर फिर क्या करेगा, उसकी वजह से हीट एब्जॉर्ब करके ही तो वो मॉलिक्यूल्स आयन में कन्वर्ट हुए थे, तो टेम्परेचर फिर क्या करेगा, इंक्रीज। अब जब यहाँ पर इस लेयर में आयंस एग्जिस्ट कर चुके हैं, जो सन की रेज ने मॉलिक्यूल्स को तोड़ा था जिसके बाद वो आयंस बने, तो अब हुआ क्या, यहाँ पर धरती पर जो कम्युनिकेशन स्टेशंस एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ से जब वो रेडियो वेव्स को एमिट करेंगे, तो यहाँ पर जो प्रेजेंट आयंस हैं पॉजिटिव नेगेटिव,
यहाँ पर क्या फिर होगा कि जो रेडियो वेव्स ऊपर जाएंगी वो इन आयंस के साथ स्ट्राइक करके वापस धरती की तरफ रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाएंगी, और जो रिसीवर होगा ये था सेंडर, या जिसको हम बोल देते हैं कि इसने एमिट किए वो सिग्नल्स, और यहां पर था रिसीवर। तो ये रिसीवर उन रेडियो वेव्स को वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर लेगा, जिसकी वजह से जो हमारी लॉन्ग रेंज जो कम्युनिकेशंस हैं वो एग्जिस्टेंस में यानी कि प्रैक्टिकल में हो पाई। और ये किसके कारण हुआ? इस आयनोस्फीयर में प्रेजेंट, इस थर्मोस्फीयर में प्रेजेंट आयंस की वजह से। अब थर्ड इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसकी हाइट फिर क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो मीजोस्फीयर है 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक, यानी 30 किलोमीटर इसकी जो ब्रेड्थ है मीजोस्फीयर की। अब 80 किलोमीटर तक ये एग्जिस्ट कर रही थी, तो 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी कि 80 किलोमीटर तक आप आए, फिर 80 से ऊपर हमने 500 किलोमीटर तक जाना है, यानी 500 माइनस अगर 80 करूंगा तो ये इसकी ऑलमोस्ट ब्रेड्थ आ जाएगी थर्मोस्फीयर की। ठीक है, यानी 80 किलोमीटर से 500 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस तक ये रीच रखती है, ये आयनोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आयंस जो हैं ये किस लेयर में प्रेजेंट है? आयनोस्फीयर में। आयंस के कारण जो कम्युनिकेशन है यानी कि जो रेडियो सिग्नल्स भेजे जाते हैं वो किसकी वजह से हो पाई? इस आयनोस्फीयर की वजह से। टेम्परेचर नीचे से अगर ऊपर जाएंगे इस आयनोस्फीयर में तो क्या होगा? इंक्रीज। वो मैंने आपको बता दिया कि जो मॉलिक्यूल्स थे वो आयंस में जब कन्वर्ट हुए तो हीट ऑब्जॉर्ब की सन से आती हुई। हाइट क्या है? 80 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक इसकी जो हाइट है। तो ये जो कंसेप्ट थे थर्मोस्फीयर के और आयनोस्फीयर के आपने समझे। तो चलिए फिर बात अब करते हैं हमारी फाइनल मोस्ट लेयर की, जिसका नाम है एक्सोस्फीयर, यानी ये हमारी फिफ्थ लेयर है। एक्सोस्फीयर, एक्सो नाम से ही पता चल रहा है कि ये सबसे बाहर वाली लेयर है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की। अब मैं इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताऊंगा। इस लेयर की अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो हमें इस लेयर में हाइड्रोजन एंड हीलियम जो गैसियस पार्टिकल्स हैं वो देखने को मिलते हैं, और इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होती है। और क्योंकि एक्सोस्फीयर बहुत दूरी पर लाई करता है अर्थ से, इसकी जो हाइट अगर मैं बात करूं तो ये 500 किलोमीटर से लेके 10,000 किलोमीटर तक की हाइट तक एग्जिस्ट करती है। यानी कि इसकी अगर मैं ब्रेड्थ की बात करूंगा तो 10,000 माइनस 500 आप कर देंगे तो ये इसकी ब्रेड्थ होगी, यानी 500 किलोमीटर से लेके 10,000 किलोमीटर तक की हाइट पर ये एग्जिस्ट करती है। और आप देख सकते हो कि इसकी ब्रेड्थ कितनी ज्यादा है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन एंड हीलियम जो गैसियस पार्टिकल्स हैं ये आपस में बिल्कुल क्लोज नहीं आ पाते और बहुत फॉर अवे स्पेस जो होते हैं। और इस अर्थ की इस लेयर पर बहुत कम इफेक्ट होता है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल पुल है इस अर्थ का एक्सोस्फीयर पर बहुत ही कम काम करता है। इसकी वजह से ही जो हमारी सैटेलाइट्स आप देखते हो कि लॉन्च की गई हैं, इसरो ने लॉन्च की या नासा ने लॉन्च की, तो वो सारी एक्सोस्फीयर में ही प्लेस की जाती हैं। फर्दर अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर है डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी ठंड होती है, अच्छी खासी होती है। और ये जो एक्सोस्फीयर है इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो फिर सारी आउटर स्पेस है, यानी कि जो आउटर स्पेशियस रीजन है वो लाई करते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारे एटमॉस्फेयर को छोड़कर हमने जो मिशन था मार्स पर भेज दिया, तो जब वो एक्सोस्फीयर को पार करेगा तो वो फिर बाहर वाली स्पेस में चला जाता है जहां पर अर्थ की ग्रेविटी फिर उस लेवल तक काम नहीं करती। यानी ये जो एक्सोस्फीयर है ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर है, जो सेपरेट करती है आउटर स्पेस को अर्थ के इनर एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इस एक्सोस्फीयर के रिगार्डिंग याद रखने हैं। तो ये थी हमारी 5 लेयर्स। आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर काफ़ी यूज़फुल लगा होगा, और अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो तो भैया हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा, और फर्दर आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल होगा। तो टिल देन अपना ध्यान रखिए, बाय।